सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो आंसर होगा 51। तो अभी फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत की ग्लोबल रैंकिंग में इंटरनेट फ्रीडम स्कोर में 2 अंकों का सुधार हुआ है। ये पॉजिटिव बात है। तो भारत का स्कोर क्या हो गया, 51। 2021 में बात करेंगे तो भारत का स्कोर 49 था। तो भारत में इंटरनेट शटडाउन की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता की कमी के कारण स्कोर में ये सुधार देखने को मिला है। इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब स्थिति आपको मिलेगी चाइना में। अच्छा, इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम 2022 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, सूचकांक आए, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ये कहां पे लॉन्च हुआ था, कोलकाता में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पे। अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है, BK सिंघल। और BK सिंघल से लिंक करके मैंने एक और नाम आपको याद करवाया था, एक नया अपॉइंटमेंट। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, BK त्यागी। तो BK सिंघल और BK त्यागी दोनों को याद रखना। आप जानते हो सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है, फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। तो 2022 में हमने इसको 8 फरवरी को मनाया। आपको याद है भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहां पे लॉन्च हुआ, नागपुर में। और नागपुर में एक और घटना हुई थी जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी थी। नागपुर में ही सबसे लंबा डबल डेकर पुल बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया, जिसकी लंबाई कितनी है, 3.14 किलोमीटर है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिंक करके इंटरनेट से संबंधित हैं। अब इंडेक्सेस के बारे में कुछ रिवाइज करते हैं हम। आपको याद है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या है, 107 है। उससे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था जिसमें भारत 40 नंबर पे था और टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। आपको याद होगा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 121 नंबर पे था और टॉप पे था फिनलैंड। एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे उसमें डेनमार्क था। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। और इसी तरह से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, उसमें बताया गया था कि दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का वियना। इसको जारी किसने किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। फिर एक हमने देखा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत लास्ट आया था 180 नंबर पे, याद होगा, टॉप पे डेनमार्क रहा था। और आपको याद है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया था, उसमें भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रखी गई थी। पहले स्थान पे अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पर रशिया की वायुसेना, तीसरे पे भारतीय वायुसेना। एक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। आपको याद होगा एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 150वें स्थान पर रहा, टॉप पे नॉर्वे था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। डेमोक्रेसी इंडेक्स पड़ा था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है इसको। लोकतंत्र सूचकांक जिसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। तो 2022 में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, ये मैंने आपको बताया, आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे 2022 की थीम क्या है। तो आंसर होगा स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता तो हो कि ये ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। हर साल 20 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, उसके निदान और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो आपकी हड्डियां होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो याद रखना थीम क्या है इस बार की, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। हिंदी में बोलोगे तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं। और जब भी बात हड्डी यानी कि बोन्स की हो रही है, तो वैसे तो साइंस में बोन से रिलेटेड काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन 2-3 काफी फेवरेट और काफी अच्छे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो आंसर होगा फीमर, जो हमारे जांग थाइस की जो हड्डी होती है उसे कहते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो आंसर होगा फिबुला। पैर की हड्डी होती है और मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है ये। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेंगे तो ये होती है स्टेपीज, कान में होती है ना वो, उसका नाम है स्टेपीज।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और हाँ, अगर आप में से कोई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आपको बता दूं, वैसे तो इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके डेली अपलोड किया जाता है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे ही आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा हमने 2 तरह की नई सीरीज स्टार्ट की है। डेली टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस आपको मिला करेंगे, और वो स्टैटिक क्वेश्चंस कौन से होंगे? जो आपके डेली करंट अफेयर से बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे कि बीसीसीआई की बात कर लें, अभी नए अध्यक्ष बने रॉजर बिन्नी, कौन से नंबर के? 36 नंबर के। तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का नाम बताइए, कौन से नंबर के बने, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो मतलब अभी बीसीसीआई न्यूज में रहा तो इससे संबंधित जो स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न यही है। एग्जामिनर क्या कर रहा है? स्टैटिक प्रश्न कहां से दे रहा है? करंट अफेयर से ही निकाल रहा है। वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप ध्यान से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या वन लाइनर में खत्म कर रहे हो। हाँ, ये इसके अध्यक्ष बन गए, खत्म, आगे बढ़ जाओ। और दूसरी क्विज हमने स्टार्ट की है जनरल साइंस की। अगर आपके एग्जाम में साइंस के प्रश्न आते हैं तो वो क्विज आपके लिए एक तोहफा है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। डेली या 2 दिन में आपको एक क्विज मिला करेंगी, और इसमें वो सभी प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं कई बार। तो उनको आप डेली लगाओ, सुबह शाम लगाओ, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आप ही की होगी। और अगर मेरा वर्क आपको अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है इसे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा तो मुझे भी काम करने में मजा आएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे हम डे की बात कर रहे हैं तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। देखो, 1 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया था, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस भी होता है। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल। और स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे होता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे होता है, और 5 अक्टूबर को इस बार हमने नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, और विश्व मुस्कान दिवस, स्माइल डे भी मनाया, जो कि अक्टूबर के पहले सैटरडे को होता है। 8 अक्टूबर को इंडियन ईयर होता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस होता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया। और 12 अक्टूबर को ही हमने पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस भी मनाया था। 13 अक्टूबर को भी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क के रूप में मनाया। विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया, वर्ल्ड साइट डे। और अभी 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा साहिल सेठ ने। तो आईआरएस अधिकारी हैं ये साहिल सेठ, जिन्होंने अभी अपनी एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ये बुक आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर पर आधारित है। शशि थरूर का नाम आया, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि ये बी.आर. अम्बेडकर जी के ऊपर एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। अभी पुलाप्रे बालाकृष्णन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। और जे सिंह द मैक मोहन लाइन नाम की बुक को लिखा है, जिसको रिलीज किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। अच्छा बताओ, मैक मोहन लाइन ये किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? मैक मोहन लाइन भारत और चाइना के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, सीमा रेखा है, उसे कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? फिर रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बने हैं? तो आंसर होगा साजन भनवाल। अच्छा, पहले तो ये प्रश्न बताओ कि ये अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई? स्पेन में हुई। तो इसमें साजन भनवाल ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं। किस कैटेगरी में? 77 किलोग्राम कैटेगरी में। और कौन सा पदक जीता इन्होंने? ब्रोंज मेडल जीता। अब ये ग्रीको रोमन क्या है? तो ये कुश्ती का ही एक रूप है जिसमें पहलवानों को केवल अपनी ऊपरी शरीर का उपयोग करने की अनुमति होती है, मतलब इसमें पैर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये पहली बार 2017 में हुई थी पोलैंड में। तो तब से लेके आज तक ये पहले भारतीय बन गए हैं जो इसमें पदक लेकर के आए हैं। वैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह है। नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस जिले में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बनासकांठा। तो याद रखना कब? अभी 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है। इसे टोटल 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसके 2024 में चालू होने की उम्मीद है। ये जो एयरबेस है ये भारत पाकिस्तान सीमा से 130 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो जब ये स्टेशन बन करके तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे फाइटर जेट्स और अन्य मारक हथियार तैनात किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की बात है। अभी आपने पढ़ा था इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। आर्मी चीफ आपको पता है मनोज पांडे, और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। अभी आपको याद होगा मोदी जी ने ही गुजरात के मेहसाणा जिले में मोडेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। याद रखना गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर। और गिफ्ट सिटी अभी न्यूज में था क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एजेंसी बनी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? डीजे पांडियन बने थे। वैसे गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण भी किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक जिसको नाम दिया स्मृति वन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? गुजरात के भुज में। और गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना है। भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी है सूरत में ही। सूरत में ही बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को भी लॉन्च किया था गुजरात में ही। अभी 12वां डिफेंस एक्सपो ये भी गुजरात में हुआ, गुजरात के गांधीनगर में, जिसका थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। और अभी प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन भी किया था अहमदाबाद गुजरात में। इन स्पेस का फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी? जामनगर गुजरात में। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? गुजरात में। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? मोरबी गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला को। तो पूर्व नागरिक विमानन सचिव हैं प्रदीप सिंह खरोला, जिनको इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का सीएमडी नियुक्त किया गया है। और अभी इन्हें मार्च 2022 में ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। बाकी बात करें अगर भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जिसकी स्थापना होती है 1977 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। आपको याद है अभी हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? अनिल चौहान। और चौहान से लिंक करके हमने एक नाम याद किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने कौन? आशीष कुमार चौहान। अभी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ICMR के महानिदेशक कौन बने? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के राजीव बहल बने। अभी हमने पढ़ा था 27वें लेखा महानियंत्रक यानी कि कॉम्प्ट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स CGA, ये कौन बनी है? भारती दास बनी है। कौन से नंबर की? 27वें नंबर की। और वैसे 14वें नंबर के आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इसी तरह से 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? जगदीप धनखड़। 15वें नंबर की प्रेसिडेंट आपकी द्रौपदी मुर्मू है। ये कहाँ से हैं? ये भी याद रखना, उड़ीसा से। पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़ बने। अभी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने थे? R वेंकटरमणि। 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? राजीव कुमार। और अभी 36वें नंबर के BCCI अध्यक्ष बने रॉजर बिन्नी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको याद होने। अब 2-4 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, होमवर्क प्रश्न।
आप बताओ भी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने, और संसद टीवी के सीईओ कौन बने। ये 3 प्रश्न मैंने पूछे, उत्तर दो, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अभी 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया गया है। उन्होंने इस पद को पाने के लिए किसे हराया, शशि थरूर को। तो इस तरह से अब वे सोनिया गांधी की जगह लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसने की थी, मतलब संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम्स। और जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। मुंबई में भी कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट थी, पर यह भारतीय मूल की नहीं थी। तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ये हमारी पहली महिला गवर्नर भी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इन्हीं के जन्मदिन को तो एक डे मनाते हैं हम, 13 फरवरी को। कौन सा, नेशनल वुमेन डे। और अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, JB कृपलानी। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन रहे। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अच्छा, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने धन वर्षा योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा LIC ने। तो अभी LIC ने एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसे LIC धन वर्षा योजना नाम दिया गया। इसके तहत ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। इस पॉलिसी में केवल एक ही बार आपको प्रीमियम भरना होगा, और इसमें ग्राहकों को प्रीमियम से 10 गुना गारंटीड मैच्योरिटी बोनस, रिस्क कवर सहित कई तरह के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। तो धन वर्षा पॉलिसी ये इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग प्लान भी है। इसमें जीवन भर के लिए लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का फायदा भी मिलता है। देखो, LIC की बात करेंगे, स्थापना होती है 1956 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है MR कुमार। अभी आपको याद हो तो LIC ने बीमा रत्न नाम से एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस भी लॉन्च किया था, और उससे पहले धन संचय नाम से एक पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की थी। एक प्रगति एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था LIC ने, और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था आनंद नाम से। प्रगति का तो मतलब हो गया परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन, ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, और आनंद का मतलब हो गया आत्मनिर्भर एजेंट, न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। एक आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी LIC ने लॉन्च किया था। अभी आपको याद होगा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एंजॉय नाम से सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। और अभी बजाज आलियांज इसने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके नए MD CEO कौन बने थे अभी, तपन सिंघल। और याद रखना, तपन कुमार डेका, ये नाम भी आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए हेड बने थे ये। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO कौन बने अभी, किशोर कुमार पोलुदासु। अभी इसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में UK की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, नाम बताओ, तो आंसर होगा लिज ट्रस। अभी कुछ दिन पहले ही तो ये UK की नई प्रधानमंत्री बनी थी, लिज ट्रस, लेकिन पद संभालने के 45 दिनों के बाद ही अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको याद है अभी स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, उल्फ क्रिट्जर। इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे यायर लेपिड। और अभी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, कैटलिन नोवाक बनी थी। चलो आप मुझे बताओ, अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, उनका नाम क्या है। अच्छा, आप जानते हो अभी UK में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने, विक्रम दुर्रेस्वामी। और अभी UK संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, किसको, तनुजा नेसारी को। अभी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है,
29 जून को। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है आपके कि भारत में सांख्यिकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जिनके जन्मदिन को ही हम ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक किसे कहा जाता है ये पूछ रहा हूं मैं। तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस को। और इसी तरह से एक नाम आपने पढ़ा होगा, मिलता जुलता नाम है, पीसी बालासुब्रमण्यम। अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी रजनीकांत के ऊपर जिसका नाम है रजनी के मंत्र। अच्छा, वैसे इस डे की थीम क्या है? सतत विकास के लिए आंकड़े, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे 20 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल शेफ डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम है एक स्वस्थ भविष्य का विकास। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था किसे 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है, तो आंसर होगा शेहान करुणा तिलका को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक बार फिर से याद दिला दूं, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और गाइज एक बार चेक कर लो प्लीज, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को और मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ, या जो भी अगर आपका स्टडी ग्रुप होता है तो वहां पे प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।